हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यू और आप देख रहे हो यू एक्सप्लेनेशन डॉट ओ। और मुझे मालूम है कि इस वीडियो को लाने में मैंने बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया है। लगभग 3 महीने पहले मैंने एक सीरीज़ डाली थी इस चैनल के ऊपर, जिसके बाद मैं बिल्कुल ही गायब हो गया था, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और रही बात इस सीरीज़ की, ये सीरीज़ चेतन नरेटस नाम के एक चैनल के ऊपर इनकम्प्लीटेड थी, जिसके बारे में मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स जो मांगा और मानवा में इंटरेस्ट रखते हैं उन्होंने मुझे बताया। और मज़े की बात तो ये है कि मैं इसको पहले से ही पढ़ रहा था। हालांकि ये सीरीज़ इनकम्प्लीटेड है, जिसके 203 चैप्टर आ चुके हैं, लेकिन मैं इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करूंगा अपने चैनल के ऊपर। और अगर जो आप इसके पहले के चैप्टर देख चुके हैं तो कोई बात ही नहीं, और अगर जो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाकर देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आइए, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। और भाई की एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा उम्दा लेवल की है, आप जाकर देखो तो सही। तो चलिए भैया, इंट्रो चला दीजिए। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि च्यूयन को लेडी युगांग के साथ यिंग यांग हार्मोनाइजेशन करना पड़ा था, जो कि वही चीज़ है जो तुम लोग समझ रहे हो। हालांकि च्यूयन लेडी युगांग को बचा तो लेता है, लेकिन वो खुद ही की डिसोल्यूशन में चला जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि च्यूयन की यांग एनर्जी ने लेडी युगांग की यिंग एनर्जी को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया होता है। लेकिन च्यूयन अपने आप को स्टेबल कर लेता है, वो अपने इनर माइंड के अंदर जाकर अपनी यिंग और यांग एनर्जी को हार्मोनाइज करने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिसे किसी तरीके से सक्सेसफुली करने के बाद च्यूयन की बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट निकलना चालू हो जाती है। लेकिन तभी च्यूयन की बॉडी के अंदर से उसकी यिंग और यांग एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फोर्स से बाहर निकलना चालू हो जाती है। उसकी वो फोर्स पूरी तरीके से उसकी बॉडी को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से च्यूयन हवा में फ्लोट करना चालू कर देता है। और देखते ही देखते च्यूयन की यिंग और यांग एनर्जी उसकी बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लेती है और वो इनलाइटमेंट स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर जाता है। लेकिन जैसे ही च्यूयन अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करता है, वैसे उसकी बॉडी के ऊपर क्रैक पड़ना चालू हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोशनी फैल जाती है। और उसी रोशनी के अंदर से च्यूयन बाहर आता है। उसकी बॉडी पहले से बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर हो गई थी और उसकी बॉडी पहले से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो गई थी। असल में च्यूयन अभी अपने दूसरे बॉडी रिकंस्ट्रक्शन से गुजरा है, जिसका पहला उसकी एकेडमी के अंदर हुआ था। च्यूयन को ब्रेक थ्रू करता देख एल्डर वांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जिस स्टेज को पहुंचने के लिए एल्डर वांग ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन अभी भी वो उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन उनके आंखों के सामने एक 20 साल के लड़के ने उस स्टेज को अचीव कर लिया है। जैसे ही च्यूयन अपनी कॉन्शियसनेस को रिगेन करता है, एल्डर वांग उसके पास जाते हुए उसको कांग्रेचुलेशन करते हैं उसकी ब्रेक थ्रू करने के लिए, और तो और उसे बैटल के लिए भी चैलेंज कर देते हैं, क्योंकि एल्डर वांग देखना चाहते थे कि इनलाइटमेंट स्टेज तक ब्रेक थ्रू करने के बाद इंसान की पावर्स कितनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। एल्डर वांग के इस चैलेंज को च्यूयन स्माइल करते हुए एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वो अपने एक हाथ के अंदर अपनी ब्लैक ड्रैगन सॉर्ड को समन कर लेता है और अपने दूसरे हाथ के अंदर अपनी टेलीकाइनेसिस को यूज करते हुए अपनी व्हाइट ड्रैगन ब्लेड को भी समन कर लेता है। जिसके बाद एल्डर वांग और च्यूयन एक खुली फील्ड के अंदर आ जाते हैं, जहां पर वो बिना किसी चिंता के फाइट कर पाए। यहाँ पर पहुंचते साथ ही च्यूयन अपनी बॉडी के अंदर से अपनी यिंग और यांग एनर्जी को बहुत ही ज्यादा फोर्स से रिलीज करता है, जिसे देखकर एल्डर वांग भी थोड़ी देर के लिए बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहीं से एल्डर वांग और च्यूयन की फाइट चालू हो जाती है, जहां पर च्यूयन अपनी ब्लैक ड्रैगन सॉर्ड को ही यूज कर रहा होता है और एल्डर वांग भी अपनी एक ही सॉर्ड को यूज कर रहे होते हैं। जिसके बाद च्यूयन अपनी ब्लैक ड्रैगन सॉर्ड के अंदर अपनी डिमोनिक एनर्जी को इम्ब्यूड करते हुए एल्डर वांग के ऊपर अटैक करता है, जिसे एल्डर वांग भी अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेते हैं, जिसे देखकर च्यूयन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। च्यूयन अपने मन के अंदर बोलता है कि एल्डर वांग ने अपनी स्वॉर्ड के ऊपर अपनी इनहैंस की को कवर कर रखा है, जिसकी वजह से वो मेरे इस अटैक को फिर से ब्लॉक कर पाए। और तो और च्यूयन एल्डर वांग की स्वॉर्ड मूवमेंट्स और उनकी जेंटल स्वॉर्ड को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और इस तरफ एल्डर वांग भी समझ जाते हैं कि वो इस तरीके से च्यूयन को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए वो अपनी दूसरी स्वॉर्ड को भी समन कर लेते हैं, जिसके बाद वो च्यूयन के ऊपर अपनी दोनों स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, जिसे च्यूयन भी अपनी ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड से स्लैश करते हुए उसे ब्लॉक कर लेता है। उनके दोनों की पावर के प्रेशर इतने ज्यादा थे कि वो दोनों लोग बहुत ही ज्यादा पीछे हट जाते हैं। एल्डर वांग अपने मन के अंदर बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर कोई ओपनिंग नहीं मिल रही है इसके ऊपर अटैक करने के लिए, और तो और इसकी ये स्वॉर्ड टेक्निक ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एल्डर वांग ये सोच ही रहे होते हैं कि तभी च्यूयन बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए एल्डर वांग के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसे एल्डर वांग बड़ी मुश्किल से ब्लॉक कर पाते हैं। एल्डर वांग अपने मन के अंदर बोलते हैं कि मेरी शोल्डर की इंजरी की वजह से मुझे अपनी स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा भारी लग रही है, और तो और इस लड़के की इनर की भी मुझसे ज्यादा है, इसलिए अगर जो ये मैच ज्यादा देर तक खींचा तो ये मेरे लिए मुश्किल होता जाएगा। मुझे जितनी जल्दी हो पाए इस मैच को अपनी एक स्ट्राइक के अंदर खत्म करना होगा। ये बोलकर एल्डर वांग अपनी स्वॉर्ड के ऊपर अपनी ग्रिप को बढ़ा लेते हैं और वो बड़ी तेजी से मूव करते हुए च्यूयन के ऊपर एक स्लैश लगाते हुए आगे को गुजर जाते हैं। लेकिन एल्डर वांग ने जिसके ऊपर अटैक किया होता है वो केवल च्यूयन की एक आफ्टर इमेज थी, जिसे देखकर एल्डर वांग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे कि च्यूयन वहां से इतनी तेजी से रिएक्ट किया कि उसकी एक आफ्टर इमेज बन गई और वो वहां से गायब भी हो गया। एल्डर वांग अभी चिंता की स्थिति में थे कि च्यूयन बड़ी तेजी से रिएक्ट करते हुए उनके पीछे आ जाता है और उनके गर्दन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसे एल्डर वांग महसूस तो कर लेते हैं, लेकिन च्यूयन के उस अटैक को रोकने में एल्डर वांग की हालत खराब हो जाती है। बड़ी मुश्किल से च्यूयन के उस अटैक को ब्लॉक करने के बाद एल्डर वांग भी अपनी स्वॉर्ड से च्यूयन के ऊपर एक स्लैश लगा देते हैं, जिससे च्यूयन बड़ी आसानी से एल्डर वांग के उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है। जैसे ही च्यूयन एल्डर वांग के उस अटैक को ब्लॉक करता है, एल्डर वांग अपने ही उस अटैक के पीछे से च्यूयन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से स्टैब करने की कोशिश करते हैं, जिससे च्यूयन भी बड़ी तेजी से उछलकर उस अटैक को डॉज कर लेता है। एल्डर वांग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार च्यूयन हवा में एकदम से फिर से कैसे गायब हो गया। तभी च्यूयन एकदम से एल्डर वांग के पीछे अपेयर होता है, जिसे एल्डर वांग भी महसूस कर लेते हैं। एल्डर वांग बड़ी तेजी से रिएक्ट करते हुए च्यूयन के ऊपर पीछे घूमकर एक स्लैश लगाते हैं, लेकिन च्यूयन भी बड़ी तेजी से रिएक्ट करते हुए फिर से अपनी उसी टेक्निक को यूज करता है और वहां से गायब हो जाता है। एल्डर वांग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये लड़का कर कैसे रहा है। लेकिन अब तक एल्डर वांग समझ जाते हैं कि च्यूयन अभी अपने क्विंगजोंग
युगांग के पीक रेलम के व्हाइट स्टफ को यूज कर रहा है। और इधर हमें च्यून को दिखाया जाता है जो अपने व्हाइट स्टफ को यूज करते हुए आसमान के अंदर फ्लोट कर रहा होता है। च्यून अपनी बॉडी को आसमान के अंदर एकदम से एक्सेलरेट करते हुए एल्डरवांग की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है। एल्डरवांग भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं, बेसिकली वो कुछ छोटे शब्दों में च्यून की तारीफ करते हैं। और इस तरफ आसमान से आते हुए च्यून के उस अटैक को एल्डरवांग अपनी दोनों शॉट को क्रॉस करके ब्लॉक करने लगते हैं, लेकिन च्यून के उस अटैक के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वहाँ की जमीन पूरी तरीके से शैटर हो जाती है। इस तरफ उस बैटलफील्ड से कोसों दूर खड़े च्यून के दोस्त च्यून की फाइट को देख रहे होते हैं और उस जगह पर एल्डरवांग और च्यून का बैटल का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वहाँ से कोसों दूर खड़ा हाओबॉन्ग अपनी रिलम कम होने की वजह से बुरी तरीके से कांप रहा होता है। लेकिन मुगी तो एल्डरवांग और च्यून के बैटल से निकल रहे फाइट को महसूस कर च्यून की चिंता करने लगती है। मुगी बोलती है, अगर जो ये दोनों लोग इसी तरीके से फाइट करते रहे तो ये दोनों लोग एक दूसरे को घायल कर देंगे। जिसका जवाब देते हुए एल्डरवांग मुगी से बोलते हैं कि तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उनमें से कोई भी अपनी जानलेवा टेक्निक या अपनी अल्टीमेट आर्ट्स को यूज नहीं कर रहा है। एल्डरवांग अपने मन के अंदर बोलते हैं कि इनमें से कोई अपनी ऑफेंसिव या अपनी कोई अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स को यूज नहीं कर रहा है, लेकिन इनके दोनों की बैटल से निकल रहे प्रेशर की वजह से आसपास की फील्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही है। और यहीं से सीन चेंज होकर एल्डरवांग और च्यून के बैटल के ऊपर आता है, जहां पर एल्डरवांग च्यून से बोलते हैं, डीमन लॉर्ड मुझे लगता है कि इतना काफी होगा, क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूं? जिस पे च्यून बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। एल्डरवांग च्यून से बोलते हैं कि आप मुझे अपनी उन पावर्स को दिखा सकते हैं जिसे आपने अपने मिस्टिक रेलम के पीक पर जाकर इनहेरिट की हैं। उनकी ये बात सुनकर च्यून एल्डरवांग को वार्न करते हुए बोलता है कि आपने जिस बारे में अभी बोला क्या आप उसके बारे में श्योर हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। च्यून की ये बात सुनकर एल्डरवांग अपनी शॉट को दिखाते हुए बोलते हैं कि आपको इतना ज़्यादा मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि इंटरनल की के मामले में मैं आपसे थोड़ा कम हूँ, लेकिन मैं वर्ल्ड के 5 ग्रेटेस्ट वॉरियर की रैंक पर यूं ही नहीं आ गया। ये बोलते हुए एल्डरवांग अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं कि मैंने अभी तक अपनी सीक्रेट टेक्निक को यूज़ नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि च्यून के इस अटैक को रोकने के लिए मुझे अपनी उस सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करना ही पड़ेगा। और इस तरफ च्यून वापस से अपनी शॉट को अपने रिस्ट के अंदर समन कर लेता है और वो बोलता है, असल में बात तो यह है कि मैं भी अपनी पावर्स को कहीं पर यूज़ करना चाह रहा था। च्यून को अपनी शॉट को अपने रिस्ट के अंदर वापस से समन करता देख एल्डरवांग अपने मन के अंदर बोलते हैं कि डीमन लॉर्ड ने अपनी शॉट को वापस से अपने रिस्ट के अंदर समन कर लिया। क्या डीमन लॉर्ड ने अपने मिस्टिक रेलम के अंदर किसी एनर्जी आर्ट को इनहेरिट किया है? और इस तरफ च्यून अपनी हाथ की 2 उंगलियों को अपने फोरहेड के पास लाकर उनके अंदर अपने निगोंग माने अपनी की को फ्लो करना चालू कर देता है। च्यून बोलता है, मैंने अपनी मिस्टिक रिलम के पीक के अंदर से 2 चीज़ों को इनहेरिट किया है। च्यून की ये बात सुनकर एल्डरवांग कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं, 2 चीज़ें? आखिर कौन सी 2 चीज़ें? ये बोलते हुए एल्डरवांग च्यून से इन 2 चीज़ों के बारे में पूछने ही लगते हैं कि तभी एल्डरवांग को अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस होता है। एल्डरवांग घबराते हुए जब अपने पैरों के नीचे देखते हैं तो वहाँ पर किसी अजीब चीज़ को देखकर एल्डरवांग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। एल्डरवांग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो एक ब्लैक फ्रॉस्ट है। और जब हम लोगों को इसी सीन को थोड़ी दूर से दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है कि च्यून की उस ब्लैक फ्रॉस्ट ने पूरी की पूरी बैटलफील्ड को कवर कर लिया था। और यही नहीं, च्यून अपनी ब्लैक फ्रॉस्ट को यूज करते हुए लेडी युगोंग के जैसे अपनी आइस ब्लेड्स को भी बना लेता है। च्यून की इस जानी पहचानी एबिलिटी को देखकर एल्डरवांग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एल्डरवांग अपने मन के अंदर बोलते हैं, ये तो उसी तरीके की फ्रॉस्ट टेक्निक है जिसे युगोंग अपने रेज मोड में जाकर यूज करती थी। हाँ, मुझे पता है कि डीमन लॉर्ड ने युगोंग की यिंग एनर्जी को ऑब्जर्व किया है, लेकिन फिर भी युगोंग की इस टेक्निक को इस तरीके से यूज कर पाना क्या सच में पॉसिबल है? और इस तरफ हमें च्यून को दिखाया जाता है जिसके सर के ऊपर हजारों की तादाद में ब्लैक फ्रॉस्ट से बनी हुई ब्लेड हवा के अंदर फ्लोट कर रही होती है, जिसे च्यून अपने हाथ की 2 उंगलियों से कंट्रोल करते हुए एल्डरवांग के ऊपर अपनी सारी की सारी ब्लेड्स को लॉन्च कर देता है। लेकिन एल्डरवांग के एक्सप्रेशन से लग नहीं रहा होता है कि च्यून के इस अटैक से एल्डरवांग जरा सा भी डरे हैं। एल्डरवांग च्यून से बोलते हैं, बहुत अच्छे डीमन लॉर्ड, जितना मैंने सोचा था आप उससे कई ज्यादा आगे निकल चुके हैं। आप अपनी इस स्किल के साथ बड़ी आसानी से पूरी आर्मी को अकेले ही हैंडल कर सकते हैं। ये बोलते हुए एल्डरवांग अपने मन के अंदर सोचते हैं कि युगोंग के मुकाबले यहाँ पर पहले से कई ज्यादा शॉट्स हैं, लेकिन इन्हें रोक पाना नामुमकिन नहीं है। अगर जो मैं इन ब्लेड के पाथ को, मतलब कि जिस डायरेक्शन से ये ब्लेड मेरी तरफ आ रही है, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो मैं इन अटैक्स को ब्लॉक कर लूंगा। एल्डरवांग अपनी स्ट्रेटेजी बना ही रहे होते हैं कि आसमान में फ्लोट कर रही वो हजारों ब्लेड एल्डरवांग के करीब आते साथ ही वहीं पर रुक जाती हैं। च्यून को अपने अटैक्स को रोकता देख एल्डरवांग को लगता है कि च्यून उन्हें बहुत ही ज्यादा नीची नजरों से देख रहा है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आते हैं। वो चिल्लाते हुए च्यून से बोलते हैं, अब इसका क्या मतलब हुआ डीमन लॉर्ड, आपने अपने अटैक्स को रोक क्यों दिया? क्या आप मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ रहे हैं? ये चीज एल्डरवांग बहुत ही ज्यादा गुस्से में और चीखते हुए बोलते हैं। च्यून बोलता है कि एल्डरवांग ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, लेकिन मेरे सेकंड एनलाइटमेंट, मतलब मेरी सेकंड टेक्निक जिसे मैंने अपनी मिस्टिक रेलम के पीक के ऊपर जाकर सीखा है, उसके मुकाबले ये टेक्निक कुछ भी नहीं है। च्यून की ये बात सुनकर एल्डरवांग कंफ्यूज हो जाते हैं और उधर च्यून अपनी सेकंड टेक्निक को भी एक्टिवेट कर देता है। च्यून जब अपनी सेकंड टेक्निक को एक्टिवेट करता है तो उसकी ब्लैक कलर की सारी ब्लेड व्हाइट कलर की शॉट के अंदर तब्दील हो जाती हैं। और ऐसा ही च्यून अपनी सारी की सारी ब्लेड्स के साथ में करता है। वो अपनी सारी की सारी ब्लेड्स को अपनी शॉट्स के अंदर कन्वर्ट करते हुए अपनी टेक्निकाइनेसिस को यूज करते हुए हवा के अंदर फ्लोट करने लगता है। च्यून अपनी हवा में फ्लोट हो रही शॉट्स को देखते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि मैं अपनी इस टेक्निक को केवल आधे घंटे तक यूज कर सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इतना काफी होगा। ये बोलकर च्यून अपनी उंगलियों के इशारों से अपनी सारी शॉट्स को एल्डरवांग के ऊपर लॉन्च कर देता है। च्यून का यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि एल्डरवांग के करीब एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, लेकिन किसी तरीके से एल्डरवांग बड़ी मुश्किल से उस अटैक को ब्लॉक कर रहे होते हैं। एल्डरवांग च्यून के इस अटैक को बड़ी मुश्किल से ब्लॉक करते हुए अपने मन के अंदर बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि 12 एक्सपर्ट अपनी अलग अलग मार्शल आर्ट्स को यूज करते हुए मेरे ऊपर साथ में अटैक कर रहे हैं। एल्डरवांग अपने मन के अंदर ये बोल ही रहे होते हैं कि च्यून की एक शॉट एल्डरवांग के एब्डोमिनल के ऊपर एक कट लगाकर आगे निकल जाती है। एल्डरवांग च्यून के इस अटैक को हैंडल नहीं कर पा
रहे होते हैं, च्यून की एक शॉट एल्डरवांग के एब्डोमिनल के ऊपर एक स्क्रैच लगा कर आगे निकल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड होने लगता है। और दूसरी शॉट एल्डरवांग के दूसरे एब्डोमिनल के ऊपर अटैक करने लगती है कि एल्डरवांग अपनी शॉट से उस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। एल्डरवांग अपने मन के अंदर बोलते हैं कि ये चीज़ मुझे पागल कर रही है। अपने मन के अंदर ये चीज़ बोलते हुए एल्डरवांग च्यून के उस अटैक की वजह से पीछे हटने लगते हैं। और इस तरफ उस बैटलफील्ड से कोसों दूर खड़े च्यून के जितने भी दोस्त ये चीज़ देख रहे होते हैं, ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक एल्डरवांग का खुद का बेटा ये जब देखता है तो वो भी देखकर ये बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। एल्डरवांग का बेटा अपने मन के अंदर बोलता है, नामुमकिन, मेरे फादर ही हैं जो च्यून के ये सारे अटैक ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और वहीं पे खड़ा भाग गई अपने मन के अंदर बोल रहा होता है कि पहले च्यून ने अपनी एनर्जी को अपने फिजिकल स्वॉर्ड के अंदर कन्वर्ट किया, और यही नहीं, उसकी हर एक स्वॉर्ड अलग अलग तरीके की मार्शल आर्ट को यूज़ कर रही है। मैंने कभी अपने सपने के अंदर भी नहीं सोचा था कि की कंट्रोलिंग को इस तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। मुझे लगता है कि डेमन लॉर्ड ह्यूमन लिमिट्स को भी पूरी तरीके से क्रॉस कर चुके हैं। और इस तरफ च्यून एल्डरवांग के ऊपर लगातार अटैक पे अटैक किया जा रहा होता है। च्यून के ये अटैक इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं कि एल्डरवांग को सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा होता है। एल्डरवांग अपने मन के अंदर बोलते हैं, एल्डरवांग बोलते हैं, डैम इट, ये लड़का मेरे ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा है बिना किसी ओपनिंग के, जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर अपनी किसी भी तरीके की सैक्रेड टेक्निक को नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ। एल्डरवांग अपने दांत को भींचते हुए अपने मन के अंदर बोलते हैं कि केवल इसकी अटैक पावर नहीं, इसकी इनर की भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये लड़का जिस स्किल को यहाँ पर यूज़ कर रहा है उस स्किल के अंदर बहुत ही ज़्यादा निगोंग लगती है। निगोंग माने इनर की, तो कंफ्यूज मत होना। एल्डरवांग बोलते हैं कि आखिरकार ये कितनी देर तक चलेगा, क्या इसके पास अनलिमिटेड इनर की है, और अगर जो इसी तरीके से चलता रहा तो मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। ये बोलकर एल्डरवांग च्यून के उस सारे अटैक को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से डॉच कर पा रहे होते हैं, और अगर जो ये इसी तरीके से चलता रहा तो मैं इसे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा। ये बोलते हुए एल्डरवांग अपनी लिमिट तक पहुंच चुके होते हैं। और उस तरफ च्यून किसी दिक्कत के एल्डरवांग से थोड़ी दूर खड़े होकर अपनी उंगलियों के इशारे से एल्डरवांग के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से लगातार अटैक कर रहा होता है कि तभी उन स्वॉर्ड अटैक के बीच में से एक चीखने की आवाज़ आती है। एल्डरवांग च्यून से रुकने के लिए बोलते हैं। जब एल्डरवांग च्यून से ये चीज़ बोल रहे होते हैं उसी वक्त एक स्वॉर्ड एल्डरवांग के करीब बढ़ रही होती है, लेकिन तब तक च्यून सुन लेता है कि एल्डरवांग ने हार मान ली है, जिसकी वजह से च्यून अपनी स्वॉर्ड को रोक लेता है। और च्यून की वो स्वॉर्ड जो एल्डरवांग के ऊपर अटैक कर रही होती है वो एल्डरवांग के सर के ऊपर पॉइंट करते हुए वहीं पर रुक जाती हैं। च्यून की शॉट्स को अपने सर के इतने ज्यादा करीब देखकर एल्डरवांग के पसीने छूट जाते हैं। एल्डरवांग के हाथों से छूटकर एल्डरवांग की दोनों शॉट जमीन पर गिर जाती हैं और एल्डरवांग भी घुटने पर आ जाते हैं। वो बहुत जोरों से हाफ रहे होते हैं। एल्डरवांग के एक्सप्रेशंस को देखकर लग रहा होता है कि एल्डरवांग बहुत ही ज्यादा सहमे हुए हैं और गुस्से में भी हैं। और उस तरफ च्यून एल्डरवांग के ऊपर अभी भी अपनी सारी शॉट्स को पॉइंट किए होता है। च्यून एल्डरवांग से बोलता है, एल्डरवांग क्या वो अपनी आप हार मानते हैं? च्यून की ये बात सुनकर एल्डरवांग गुस्से में अपनी दांत को भींचते हुए अपने मन के अंदर बोलते हैं, शाह, मेरी इस हालत को देखकर अभी भी तुम ये कह रहे हो? एल्डरवांग च्यून के उस अटैक की वजह से अपने घुटने पर आ गए थे, लेकिन अपने पैरों के ऊपर आते हुए एल्डरवांग च्यून से बोलते हैं, हाँ डेमन लॉर्ड, मैं अपनी हार मानता हूँ। एल्डरवांग को अपनी हार मानता देख च्यून के सारे सबऑर्डिनेट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि एल्डरवांग दुनिया के 5 उत्तम दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट में से एक है और उसी मार्शल आर्टिस्ट को च्यून ने उनकी आंखों के सामने हराया है, जिसकी वजह से च्यून भी अब दुनिया के 5 उत्तम दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट में से एक के नाम से जाना जाएगा। और यहीं से सीन चेंज होकर साउथ ईस्ट के जियांगसू प्रोविंस के नांगजिंग 3 माउंटेन्स के ऊपर आता है और उन्हीं माउंटेन्स के बीच में हमें किसी सेक्ट को दिखाया जाता है और उसी सेक्ट के अंदर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो शायद इस सेक्ट का लीडर है। यहाँ पर किसी तरीके से कंफर्म नहीं किया गया है कि ये इस सेक्ट का लीडर है या फिर ये कौन है, सो मुझसे मत पूछना, लेकिन ये कंफर्म है कि ये बंदा किसी तरीके से ब्लेड स्वॉर्ड क्लैन से जुड़ा हुआ है। वो बंदा अपने सामने नील के हुए अपने सबऑर्डिनेट से बोलता है, तो तुम कह रहे हो कि ली बैक का पॉइजन बॉम्ब फट चुका है? जिसके जवाब में उसका सबऑर्डिनेट उसे हाँ कहता है। तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, यहाँ पर उसी इंसान की बात हो रही है जिसने एक ओल्ड आदमी का मास्क लगाया हुआ होता है, जिससे आगे अभी हम मिलेंगे। वो लीडर अपने सबऑर्डिनेट से बोलता है कि जिस चीज को लेने के लिए ली बैक अबाइडेड स्वॉर्ड वैली में गया था, क्या उस बंदे की छोड़ी गई उस चीज को वो हासिल करने में कामयाब रहा? जिसके जवाब में उसका सबऑर्डिनेट घबराते हुए बोलता है कि हाँ, एल्डर ने उस चीज को ढूंढ लिया था लेकिन वो उसे हासिल नहीं कर पाए। यहाँ पर उसी मैनुअल के बारे में बात हो रही है जो मैनुअल हेवनली डॉक्टर के पास थी। अपने सबऑर्डिनेट की ये बात सुनकर वो लीडर गुस्से में अपनी सीट के ऊपर जोरों से हाथ मारता है और बोलता है, आखिरकार ये किस तरीके का भद्दा मजाक है? माना कि हम लोग उस चीज को हासिल करने में नाकामयाब रहे, लेकिन क्या तुम लोग मेरे भाई की बॉडी को ढूंढकर वापस मेरे पास नहीं ला पाए? अपने लीडर का ये गुस्सा देखकर उसके सबऑर्डिनेट पसीने में तर हो जाता है। मुझे माफ कर देना, यहाँ तक मैंने अपने स्पाइस को भी लगा दिया था उनकी बॉडी को ढूंढने के लिए, लेकिन वो उनकी बॉडी को नहीं ढूंढ पाए। ठीक उसी तरीके से ब्लेड स्वॉर्ड सबऑर्डिनेट्स के सारे मास्टर की बॉडी गायब है, जिन्हें हम लोग ढूंढने में नाकामयाब। लीडर अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने बोला था कि हेवनली एसोसिएशन के केवल 40 लोग वैली के अंदर हैं, लेकिन केवल इतने थोड़े से लोगों के साथ उन लोगों ने पूरे ब्लेड मास्टर की बटालियन को खत्म कर दिया और उनका नामो निशान नहीं मिल रहा। सबऑर्डिनेट अपने लीडर से बोलता है कि जितना कि मुझे मालूम है, हेवनली एसोसिएशन से कोई भी बटालियन या कोई भी रिइंफोर्समेंट मूव नहीं की है। मुझे लगता है कि इस इंसिडेंट के पीछे किसी तीसरी फोर्स का हाथ है। ये सुनकर लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है, आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हुई ये करने की? अगर जो वो लोग वहाँ से रिट्रीव भी कर चुके हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ ना कुछ तो बचा ही होगा, उन लोगों ने कुछ ना कुछ तो अपने पीछे छोड़ा ही होगा। और उस तरफ अपने लीडर का ये गुस्सा देखकर वो सबऑर्डिनेट अपने पास से एक स्क्रोल निकालते हुए बोलता है, मैं समझ सकता हूँ लीडर कि आप अपने भाई की मौत की वजह से बुरी तरीके से टूट गए हैं, लेकिन आपको अपने आप को संभालना होगा।
प्लीज अब आप अपने आप को शांत कर लीजिए। वो सबॉर्डिनेट अपने लीडर के सामने उस स्क्रोल को करते हुए बोलता है, लीडर मुझे ब्लेड लॉर्ड ने आपके पास इसे डिलीवर करने के लिए बोला था और ये वही मैसेज है जिसका आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। लीडर अपने सबॉर्डिनेट की ये बात सुनकर अपने की कंट्रोल को यूज करते हुए उस स्क्रोल को अपनी तरफ खींच लेता है। लीडर उस स्क्रोल को अपने हाथ के अंदर ग्रैब करते हुए बोलता है, फाइनली अब हमारे ग्रैंड प्लान के तीसरे स्टेप को लेने का वक्त आ गया है। ये बोलकर वो लीडर उस स्क्रोल को खोलकर पढ़ने लगता है। वो लीडर किसी काउंटी के बारे में बात कर रहा होता है, टोंग काउंटी। ये तो उसी जगह से बिलोंग करती है और यहीं पर वो चीज़ करी जाती है और मुझे यहाँ पर पता नहीं है कि किस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, तो फिर तुम लोग रुक जाओ और आगे देखेंगे कि किस बारे में बात हो रही है। सबॉर्डिनेट बोलता है कि इसे देखकर लगता है कि अब की बार ये चीज़ वहाँ पर नहीं होगी। ये सुनकर लीडर स्माइल करते हुए अपने मन के अंदर बोलता है, वेल मुझे लगता है कि वो इतना बड़ा रिस्क भी नहीं लेगा। जिसके बाद वो लीडर एक डेविल सी स्माइल देते हुए बोलता है, इस चीज़ से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज़ कहाँ पर और कैसे हो रही है, क्योंकि हमारे पास हमारा एक ही गोल है और ये चीज़ बहुत ही ज्यादा अच्छी है क्योंकि कुछ दिनों से मुझे भी खून की बहुत ही ज्यादा तलब लग रही है। और यहीं से सीन चेंज होकर नॉर्दर्न प्रोविंस के डिमोनिक कल्ट की ब्रांच के ऊपर आता है, जहाँ पर हमें हेवनली डॉक्टर को दिखाया जाता है जो अपनी पोती की लाश के सामने बैठकर रो रही होती हैं। और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि हमारे च्यून ने ही इस लड़की को मारा है। और उन्हीं के बगल में एलर योंग खड़े हुए होते हैं। एलर योंग अपने मन के अंदर बोलते हैं, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, हेवनली डॉक्टर पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। रोते ही रोते हेवनली डॉक्टर गुस्से में अपनी दांत पीसते हुए बोलती हैं। वो गुस्से में हेवनली अलायंस के लोगों को गाली देते हुए बोलती हैं, हेवनली अलायंस के हरामजादों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को मारने की, मैं अपनी जिंदगी में कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हेवनली डॉक्टर का ये गुस्सा एल्डर योंग वहीं पर खड़े होकर देख रहे होते हैं। एल्डर योंग अपने मन के अंदर बोलते हैं, मैं होप करता हूँ कि हेवनली अलायंस के प्रति तुम्हारा ये गुस्सा हमेशा बरकरार रहे, क्योंकि यही हेट्रेड आगे चल के हमारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। और ठीक उसी समय पर हमें मेडिसिन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एल्डर वांग और युगोंग को दिखाया जाता है। युगोंग वही आइस लेडी है। एल्डर वांग युगोंग से बोलते हैं कि अभी तुम्हारी हेल्थ कैसी है, जिसके जवाब में युगोंग एल्डर वांग से बोलती है कि मुझे माफ कर देना फादर, मेरी वजह से आप बहुत ही ज्यादा चिंता में होंगे। युगोंग अपने बालों की तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि मेरे ये बाल वापस से नॉर्मल नहीं होंगे, इन्हें देखकर मुझे लगता है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। जिसकी ये बात सुनकर एल्डर वांग बोलते हैं कि ये तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हें पता है कि तुम अपने सफेद बालों के साथ भी कितनी ज्यादा खूबसूरत लगती हो, और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे मुरिम के अंदर तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की नहीं होगी। अपने फादर के मुंह से ये बात सुनकर युगोंग ब्लश करने लगती है और वो बोलती है, फादर मेरे सामने तो आपने ये चीज बोल दी, लेकिन बाहर और किसी के सामने ये चीज मत बोलिएगा, क्योंकि आपकी ये बात सुनकर लोग आपको बेवकूफ बोलेंगे। युगोंग की ये बात सुनकर एल्डर वांग स्माइल करते हुए अपने मन के अंदर अपनी वाइफ को याद करने लगते हैं। एल्डर वांग अपने मन के अंदर बोलते हैं, डियर तुम देख रही हो ना हमारी बेटी कितनी बड़ी हो चुकी है, लेकिन जो कुछ भी युगोंग के साथ हुआ, भले ही उसे 9 कोल्ड ब्लड ब्रेकआउट से बचाने के लिए था, लेकिन फिर भी ये फैक्ट है कि युगोंग किसी दूसरे मर्द के साथ सोई है, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे शादी के बारे में बात करनी ही होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि च्यून की मार्शल पावर्स बहुत ही ज्यादा है, और च्यून के करंट पोटेंशियल के साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि वो आने वाले फ्यूचर में पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। और मुझे लगता है कि च्यून युगोंग का हस्बैंड बनना डिजर्व भी करता है। मुझे लगता है कि मुझे इन दोनों की शादी के बारे में बात करनी होगी। एल्डर वांग ये सोचकर युगोंग से इसी बारे में बात ही करने जाने लगते हैं कि युगोंग तभी एल्डर वांग से बोलती है, फादर क्या ये बात सच है कि आप कल्ट लीडर से हार गए थे? एल्डर वांग ये सुनकर चौंक जाते हैं। एल्डर वांग बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें इस बारे में किसने बताया? जिस पे युगोंग बोलती है कि एक लड़के जिसका नाम ह्योबोंग है उसने मुझे ये बताया। ये सुनकर एल्डर वांग गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन के अंदर ह्योबोंग को बहुत सारी गाली देते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि ह्योबोंग युगोंग के पास से हेवनली डॉक्टर को लेकर जा रहा होता है एल्डर वांग की इंजरीज को हील कराने के लिए। सारे मजाक को किनारे रखने के बाद युगोंग सीरियस होते हुए अपने फादर से बोलती है कि फादर मैंने अपना मन बना लिया है। ये सुनकर एल्डर वांग कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो? जिस पे युगोंग बोलती है कि फादर अगर जो आप एग्री करते हैं तो मैं कल्ट लीडर को फॉलो करना चाहती हूँ। युगोंग के मुंह से च्यून को फॉलो करने वाली बात सुनकर एल्डर वांग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एल्डर वांग अपने मन के अंदर बोलते हैं कि आखिरकार इस लड़की के साथ अचानक से क्या हो गया है? एल्डर वांग युगोंग से बोलते हैं कि आखिरकार ये तुम कह रही हो, क्या तुम ये इसलिए बोल रही हो क्योंकि मैं च्यून से बैटल के अंदर हार गया हूँ? जिस पे युगोंग बोलती है कि फादर आखिरकार ये आप क्या बोल रहे हैं, भला इस रीजन के लिए मैं कल्ट लीडर च्यून को क्यों फॉलो करूंगी? जिस पे एल्डर वांग बोलते हैं कि तो फिर तुम्हारे इस डिसीजन के पीछे वजह क्या है? जिस पे युगोंग बोलती है कि ह्योबोंग और मेरे भाई ने मुझे उस पर्सन कल्ट लीडर च्यून के बारे में बताया है। उन लोगों ने बताया कि कल्ट लीडर च्यून के पास पहले से ही एक लवर है, लेकिन मेरी जान बचाने के लिए वो मेरे साथ वो सब करने के लिए मान गए। भले ही उन्होंने मेरी जान बचाई है, लेकिन एक लवर होने के बाद भी किसी और औरत के साथ सोना किसी भी इंसान के लिए इजी नहीं होता है। जिस पर एल्डर वांग बोलते हैं कि तुम्हें इस चीज के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मर्द इन चीजों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते? जिस पर युगोंग एक इनोसेंट सा फेस बनाते हुए एल्डर वांग से बोलती है, लेकिन फादर आप भी तो एक मैन हैं। जिस पर एल्डर वांग गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि आखिरकार तुम मुझे उन मैंस के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो? जिस पर युगोंग बोलती है कि फादर मुझे मालूम है कि आप उन लोगों से अलग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फादर आपको कोई गलत फहमी हुई है। जिस पर एल्डर वांग कंफ्यूज सा फेस बनाते हुए बोलते हैं, क्या
जिस पर युगांग बोलती है कि मैं ये बोल रही थी कि मैं कल्ट लीडर च्यून के साथ शादी नहीं करने वाली। युगांग बोलती है कि कल्ट लीडर च्यून ने मेरी जान बचाई जब मैं मरने वाली थी। आखिरकार मैं उनके इस ग्रेट फेवर को जो उन्होंने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर किया है, मैं उसे इस तरीके से कैसे नजरअंदाज कर सकती हूँ। इसलिए मैं उनके इस फेवर को हेवनली डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन कर उन्हें फॉलो करते हुए उन्हें रिपे करूंगी। और फादर, आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई फेवर करे तो उसका फेवर जरूर लौटाना। जिस पर एल्डर वांग युगांग से बोलते हैं कि युगांग, तुम्हें मालूम है कि तुम अभी क्या बोल रही हो। एल्डर बोलते हैं कि अब चीजें यहाँ तक पहुंच गई हैं तो मुझे अब बोलना ही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल्ट लीडर तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ सोए हैं, लेकिन उनसे शादी करने के बजाय तुम हेवनली डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन करना चाहती हो। जिस पर युगांग बोलती है कि फादर, मैं भी एक मुरिम की पर्सन हूं और मैं किसी भी इंसान के साथ ऐसे ही शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उसके साथ एक नाइट स्पेंड किया और इन सब से ऊपर कल्ट लीडर च्यून के पास पहले से ही एक लवर है। जिस पर एल्डर वांग बोलते हैं कि तो फिर ये किसने कहा कि उसके पास एक लवर है तो तुम उससे शादी नहीं कर सकती। तुम इस वांग जिन की बेटी हो, तुम किसी भी चीज में किसी से कम नहीं हो। अगर जो तुम्हें इस बात की चिंता है कि शादी करने के बाद तुम कल्ट लीडर च्यून की कॉन्क्यूबाइन बन जाओगी तो मैं इस बारे में भी च्यून से बात कर सकता हूँ। एल्डर वांग की ये बात सुनकर अब युगांग को भी गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में एल्डर वांग से बोलती है, सीरियसली फादर, मेरा इस चीज से बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। आखिरकार आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे बार बार अपने आप को क्यों रिपीट करना पड़ रहा है? और बात जब शादी पर आती है तो तुम्हें 2-3 बार उस बंदे से मिलना चाहिए जिस बंदे से तुम्हारी शादी हो रही है और पहचानना चाहिए आखिरकार वो किस तरीके का इंसान है। युगांग का ये रूप देखकर एल्डर वांग घबरा जाते हैं और वो शांत हो जाते हैं। लेकिन युगांग यही नहीं रुकती। वो बोलती है, और केवल मैं ही नहीं हेवनली डिमोनिक कल्ट को अकेले ज्वाइन कर रही हूँ ब्रदर, और आप भी मेरे साथ आ रहे हो। युगांग की ये बात सुनकर एल्डर वांग को एक और झटका लगता है। युगांग बोलती है, फादर, क्या आपने ये मुझे नहीं बोला था कि मेरी माँ के जगह पर आप हमेशा मेरे भाई और मुझे प्रोटेक्ट करेंगे? ये बोलने के बाद युगांग अपने मन के अंदर बोलती है, फादर, मुझे मालूम है कि आपने मेरे भाई और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ किया है। हम लोग बहुत ही ज्यादा दिनों तक अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट की फेडरेशन को और ऑर्थोडॉक्स सेक्ट की अलायंस को ज्यादा दिनों तक अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा कि हम हेवनली डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन कर लें। युगांग की ये बात सुनकर एल्डर वांग सोच में पड़ जाते हैं। एल्डर वांग अपने मन के अंदर बोलते हैं, तो युगांग मेरे आत्मसम्मान को बिना ठेस पहुंचाए इस चीज की जस्टिफिकेशन मुझे देना चाह रही है। एल्डर वांग अपनी वाइफ को याद करते हुए स्माइल करते हुए अपने मन के अंदर बोलते हैं, हमारी बच्ची का बहुत ही बड़ा दिल है, हमारी बच्ची बहुत ही अच्छी तरीके से बड़ी हो गई है। युगांग की ये बात सुनकर एल्डर वांग को समझ में आ गया था। एल्डर वांग अपने मन के अंदर बोलते हैं, युगांग सही बोल रही है कि मैं उसके प्राइड को यूं ही नकार कर उसको शादी के लिए पुश नहीं कर सकता क्योंकि उसने च्यून के साथ यिंग यांग हार्मोनाइजेशन की है। जिस तरीके से युगांग ने कहा, हम लोग उसके फेवर को, जो चीज उसे जरूरी है वो चीज उसे देकर और जो चीज हमें जरूरी है वो चीज उससे लेकर उसके इस फेवर को फुलफिल कर सकते हैं। जिसके बाद एल्डर वांग स्माइल करते हुए युगांग से बोलते हैं, अगर जो तुमने इस चीज को डिसाइड ही कर लिया है तो यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि तुमने कहा कि तुम कल्ट लीडर च्यून के प्रति जरा सी भी फीलिंग्स नहीं है, तो फिर हमें हेवनली डिमोनिक कल्ट को फॉलो ही करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। एल्डर वांग अपने मन के अंदर स्माइल करते हुए बोलते हैं, जैसा कि मैंने अपनी बेटी से एक्सपेक्ट किया था, और ऑफ कोर्स उस बंदे के मुकाबले वो अपने फादर को ज्यादा प्रायोरिटी देगी जिस इंसान के साथ वो केवल एक नाइट सोई है। एल्डर वांग अपने मन के अंदर ये सोच रहे होते हैं कि तभी युगांग बोलती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। जिस पर एल्डर वांग बोलते हैं, क्या? और उस तरफ युगांग शर्माते हुए अपने बालों के साथ खेलते हुए बोलती है, मुझे इसके बारे में नहीं पता कि मुझे च्यून के प्रति कोई फीलिंग है, लेकिन अगर जो मैं थोड़ा बहुत उन्हें जान लूं तो मैं शायद उन्हें पसंद करने लगूं। अब युगांग के मुंह से ये बात सुनकर एल्डर वांग का मुंह बन जाता है। वो चुप हो जाते हैं। उसके बाद एल्डर वांग भी अपने मन के अंदर वही चीज बोलते हैं जो मेरे हिसाब से सारे आदमियों ने अपने मन के अंदर कभी ना कभी बोला ही होगा, लड़कियों को समझना नामुमकिन है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मुझे मालूम है इस छोटी सी वीडियो के अंदर ज्यादा कुछ कवर नहीं हो पाता है, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मेरे पास कोई सही हार्डवेयर नहीं है। जिस फोन से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो फोन भी इसकी आधी डिस्प्ले जा चुकी है। जिस तरीके से मैं इस फोन के अंदर वीडियो बना रहा हूँ शायद ही तुम लोग समझ पाओगे। इसलिए तब तक के लिए वेट करो नेक्स्ट पार्ट का। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, और मेरे दोस्तों के लिए राधे राधे। सीन की स्टार्टिंग होती है डिमोनिक कल्ट के ब्रांच फैक्शन के गेस्ट हॉल से, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि च्यून और एल्डर योंग खड़े होते हैं। एल्डर योंग च्यून से बोलती हैं कि डिवाइन फिजिशियन ने जिस भी मेडिसिन हर्ब के बारे में उस प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था, मैं वो सारी की सारी मेडिसिन हर्ब्स लेकर आ चुकी हूँ। जिस पे च्यून उन्हें ये करने के लिए थैंक यू बोलता है कि तभी हमें बताया जाता है कि डिवाइन फिजिशियन की पोती को बचाने जाने के पहले च्यून ने अपने फादर की आइडेंटिटी को बिना रिवील करे हुए उनके बॉडी पार्ट्स के अंदर जो भी अजीब चीजें थी जिसे उसने नैनो की हेल्प से डिटेक्ट किया था, वो सारी की सारी बातें च्यून डिवाइन फिजिशियन को बता देता है। च्यून की ये सारी बातें सुनकर डिवाइन फिजिशियन इस कंक्लूजन पर आती हैं कि च्यून के फादर की दिमाग की और दिल की नसें बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज है। जिसके बाद डिवाइन फिजिशियन ने च्यून को एक मेडिसिनल हर्ब की प्रिस्क्रिप्शन दी थी, और च्यून जिसने पहले से ही मेडिसिन हर्ब्स की इंफॉर्मेशन नैनो की मदद से अपने अंदर स्टोर कर लिया था, च्यून वो प्रिस्क्रिप्शन एल्डर योंग को दे देता है और उसके अंदर जो भी मेडिसिन हर्ब्स लैक कर रही थी, मतलब कि जो मेडिसिन हर्ब्स उसके अंदर नहीं थी, वो सारी की सारी मेडिसिनल हर्ब एल्डर योंग को कहकर उन्हें ढूंढने के लिए वहां से भेज देता है। और यहीं से सीन चेंज होकर प्रेजेंट पर आता है, जहां पर एल्डर योंग च्यून से बोल रही होती हैं कि मैं कुछ ही दिन यहाँ से गायब थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कुछ हो गया। जिस पे च्यून बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर में सब कुछ अच्छा ही हुआ था। जिसके तुरंत ही बाद एल्डर योंग अपने घुटनों पर आते हुए अपने हाथों को जोड़ते हुए च्यून से बोलती हैं, कांग्रेचुलेशन डीमन लॉर्ड, वर्ल्ड के 5 ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट के रैंक के अंदर एंटर करने के लिए। जिस पे च्यून उन्हें थैंक्स बोलता है। च्यून अपने मन के अंदर बोलता है
कि चलो मैंने सारी की सारी मेडिसिनल हर्ब इकट्ठा कर ली हैं, अब मुझे केवल डिवाइन फिजिशियन के मैटर को सॉल्व करना होगा। यहाँ पर बात डिवाइन फिजिशियन के पोती के फ्यूनरल के बारे में हो रही है। च्यून बोलता है कि ये ट्रिप बहुत ही ज्यादा लंबी थी, मैं डिमोनिक कट से बहुत ही ज्यादा समय से दूर हूँ, मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर लौटना होगा। अभी बाहर से आवाज आती है कि डीमन लॉर्ड ब्रांच फैक्शन से आपसे कोई मिलने के लिए आया है, जिसपे च्यून उसे अंदर आने के लिए बोलता है। वो बंदा एक हुडी पहने हुए बंदे को अपने साथ अंदर लेकर आता है। च्यून उसे देखता है कि तभी वो बंदा अपने हाथ जोड़ते हुए घुटनों पर आ जाता है। च्यून उससे पूछता है कि आखिरकार कौन हो तुम, जिसपे वो बंदा च्यून से बोलता है कि डीमन लॉर्ड डार्कनेस सेट के एल्डर हुआंग ने मुझे यहाँ पर भेजा है। ये सुनकर च्यून थोड़ा हैरान हो जाता है। च्यून अपने मन के अंदर बोलता है कि अगर जो उसने सीक्रेट फैंटम सेट के मेंबर को छोड़कर डार्कनेस सेट के एक मेंबर को यहाँ पर भेजा है तो वजह जरूर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। च्यून ये सब अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि तभी वो बंदा अपने वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए च्यून से बोलता है, डीमन लॉर्ड वो लोग 10,000 ग्रेट माउंटेन तक पहुंच चुके हैं। अब ये सुनकर च्यून और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। और यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद पर आता है, जहां पर हमें डिवाइन फिजिशियन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पोती के बेटे को अपने हाथ के अंदर लेते हुए रो रही होती है। और वहीं से थोड़ी दूर खड़ा युबोंग उनकी पोती के कॉफिन को सही से रखने के लिए गार्ड्स को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। और यहीं पर हमें बताया जाता है कि च्यून ने डार्कनेस सेट के उस मेंबर की ये बात सुनकर च्यून ने उसी दोपहर को वहां से निकलने का प्लान बना लिया था। हालांकि ओरिजिनल प्लान ये था कि वो डिवाइन फिजिशियन की पोती के फ्यूनरल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर तब यहाँ से निकलेगा, लेकिन कुछ बिन बुला लोगों की वजह से उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ रहा होता है। लेकिन च्यून ने डिवाइन फिजिशियन को ये प्रॉमिस दिया है कि वो मेन कल्ट के अंदर उनकी पोती के फ्यूनरल को बहुत ही ज्यादा धूमधाम से करेगा। लेकिन भैया हमको नहीं मालूम कि धूमधाम से मातम कैसे मनाया जाता है, इनको लोगों को मालूम होगा। वो गार्ड मुग्यू से बोलता है कि सारी की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब हम लोग निकल सकते हैं। गार्ड की ये बात सुनकर मुग्यू बोलती है ठीक है, लेकिन डीमन लॉर्ड कहाँ पर है। मुग्यू की ये बात सुनकर पीछे से युबोंग बोलता है कि वो एल्डर युन और एल्डर योंग के साथ एल्डर वांग को देखने के लिए गए हैं। अब युबोंग की ये बात सुनकर मुग्यू थोड़ी परेशान हो जाती है। मुग्यू अपने मन के अंदर बोलती है, मास्टर वांग ने वहाँ पर लेडी वांग के साथ डीमन लॉर्ड की शादी करने की इशू के बारे में बात की थी, क्या वो लोग इसी टॉपिक पे वहाँ पर बात करने के लिए गए हैं। वहीं पर मुग्यू के बगल में खड़ी वांग हुल जब मुग्यू को परेशान होता देखती है तो वो बोलती है, मुग्यू क्या तुम ठीक हो। जिसपे मुग्यू बोलती है, थैंक यू पूछने के लिए वांग हुल, लेकिन मैं ठीक हूँ। जिसके बाद मुग्यू अपने सीने के ऊपर हाथ रखते हुए अपने मन के अंदर बोलती है कि मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे डीमन लॉर्ड के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, जिस तरीके से मैं अब तक करती आई हूँ, उस पर्सन से जिससे मैं प्यार करती हूँ। यहीं से सीन चेंज होकर एल्डर यॉन और एल्डर योंग पर आता है। वो दोनों लोग अपने मन के अंदर बोल रहे होते हैं, ये अनबिलीवेबल है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। वो जिसे अनराइवल सॉर्ड बोला जाता है, वो अपने बच्चों के साथ हमारे कल्ट के अंदर इंटर करना चाहता है। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एल्डर वांग अपने बच्चों के साथ उन लोगों के सामने घुटनों पर बैठे हुए होते हैं। अब यहाँ की ये हालत देखकर च्यून भी थोड़ा हैरान हो रहा होता है। च्यून वहाँ पर एल्डर वांग से कुछ बोलना ही जाता है कि तभी एल्डर वांग उसे रोक देते हैं। एल्डर वांग बोलते हैं, डीमन लॉर्ड मैं होप करता हूँ कि आप हम लोगों को मना नहीं करेंगे। डीमन लॉर्ड आप मुझे यहाँ पर कल्ट के अंदर एंटर करने दीजिए, इसी तरीके से मैं आपको अपनी बेटी की जान बचाने का ग्रेटिट्यूड रीपे कर पाऊंगा। और इस तरफ एल्डर वांग की ये सारी बातें सुनकर एल्डर योंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। एल्डर योंग अपने मन के अंदर बोलते हैं, मैं तो यहाँ पर डीमन लॉर्ड के साथ लेडी वांग की शादी के इशू को पुश करने वाला था, लेकिन किसे पता था कि पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर हमारे कल्ट के अंदर एंटर करना चाह रही है। और इस तरफ एल्डर वांग की ये सारी बातें सुनकर च्यून भी हैरान हो रहा होता है। च्यून अपने मन के अंदर बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। लेडी वांग के साथ डुअल कल्टीवेशन करने के बाद लगातार लेडी वांग के साथ शादी करने के इशू के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन केवल एक ही घंटे के अंदर इन्होंने अपना पूरा का पूरा एटीट्यूड ही चेंज कर लिया। ये लेडी वांग का आइडिया था। ये सोचते हुए जब च्यून युगुन की तरफ देखता है तो युगुन शर्माते हुए अपने सर को घुमा लेती है, जिसके तुरंत ही बाद एल्डर वांग वहाँ पर अपने वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए च्यून से बोलते हैं कि डीमन लॉर्ड चलिए इस मैरिज के टॉपिक को हम लोग बाद में बात करेंगे, मेरे हिसाब से जल्दी जल्दी करने से अच्छा आप दोनों लोग एक दूसरे को समझ ले और जान ले, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर शादी के इशू को थोड़ा पुश करेंगे। अब ये सुनकर च्यून और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। च्यून अपने मन के अंदर बोलता है, पहले तो मुझे लगा ही था, लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि यह सारा आइडिया लेडी वांग का है। च्यून अपने मन ही के अंदर बोलता है कि मुझे लगता है कि लेडी वांग बाकी से बहुत ही ज्यादा अलग है। ये बोलते हुए च्यून युगुन की तरफ देखता है जो इतना ज्यादा शर्मा रही होती है कि वो च्यून से नजरें तक नहीं मिला पा रही थी, जिसके तुरंत ही बाद च्यून एल्डर वांग से बोलता है चलिए ठीक है। जिसके बाद च्यून अपने हाथ को जोड़ते हुए एल्डर वांग से बोलता है कि वो जिसे अनराइवल स्वॉर्ड बोला जाता है, वो खुद ही यहाँ पर हमारे कल्ट के अंदर एंटर करने के लिए कह रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या होगी। जिसके बाद एल्डर वांग च्यून को कल्ट के अंदर एंटर करने की परमिशन देने के लिए उसे थैंक यू बोलते हैं। और पीछे से एल्डर युन और एल्डर योंग भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि उन्होंने कल्ट के अंदर अनराइवल स्वॉर्ड वांग जुन को एंटर करा लिया। और ये सब देखते हुए एल्डर योंग अपने मन के अंदर बोल रहे होती हैं, ये बहुत ही बड़ी डील है।
ये चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी है कि ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के बैलेंस को ये हिला कर रख सकती है। और यहीं से सीन चेंज होकर कुछ दिन बाद डिमोनिक कल्ट की तरफ बढ़ते हुए च्यून के कार वहाँ पर आता है। वहीं पर डिमोनिक कल्ट का एक और मैसेंजर च्यून से वॉइस ट्रांसमिशन के द्वारा बोल रहा होता है, डीमन लॉर्ड, वो लोग डिमोनिक कल्ट के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं। मुझे लगता है कि वो लोग 2 दिन के अंदर ही कल्ट की मेन लोकेशन तक पहुँच जाएंगे। अब ये सुनकर च्यून भी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो एल्डर योंग से पूछता है, आखिरकार हमें मेन कल्ट की लोकेशन तक पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा? जिस पे एल्डर योंग च्यून से बोलते हैं कि अगर जो हम लोग जल्दी करें तो 3 दिन तक हम लोग मेन कल्ट तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर च्यून बोलता है कि अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं रह गई, मुझे यहाँ से अकेले ही निकलना पड़ेगा। ये सुनकर वहाँ के सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। युबोंग च्यून से पूछता है कि डीमन लॉर्ड आखिरकार हुआ क्या? जिस पे च्यून सीरियस सा फेस बनाते हुए युबोंग से बोलता है, कुछ बिन बुलाए मेहमान हमारे कल्ट तक पहुंच चुके हैं। च्यून की अकेले जाने वाली बात जब एल्डर योंग सुनती है तो वो च्यून से बोलती हैं, अगर जो वो वहाँ से अकेले जा रहे हैं तो मैं और एल्डर योंग आपके साथ ही आएंगे। जिस पे च्यून उन्हें मना कर देता है। च्यून बोलता है कि आपको नहीं, आप लोग सब लोगों को साथ में लेकर कल्ट तक सेफली पहुंचेंगे जैसा कि प्लान था, और ये मेरे लिए अच्छा और तेज भी होगा कि मैं अकेले जाऊँ। ये बोलते साथ ही च्यून वहाँ से तेजी से निकल जाता है और पीछे से वो दोनों लोग उसे डीमन लॉर्ड करते रह जाते हैं। युबोंग एल्डर योंग से पूछता है, एल्डर योंग आखिरकार वो कौन से गेस्ट हैं जिनकी आने की बात सुनकर डीमन लॉर्ड भी इतनी ज्यादा जल्दी में है? जिसके जवाब में एल्डर योंग बोलती हैं कि मुझे भी नहीं पता। एल्डर योंग अपने मन के अंदर बोलती हैं कि सबको लगता है कि डीमन लॉर्ड अपने सेक्लूजन ट्रेनिंग के अंदर है, लेकिन वो यहाँ पर बाहर ट्रिप पे हैं। अगर जो कोई जरूरी इंसान ने कल्ट के अंदर एंट्री ली है तो डीमन लॉर्ड को वहाँ पर उन्हें ग्रीटिंग्स देने के लिए जाना ही होगा। और यहीं से सीन चेंज होकर 2 दिन बाद 10,000 ग्रेट माउंटेन के नजदीक आता है और यहीं पर हमें च्यून का सीन दिखाया जाता है जो डिमोनिक कल्ट की तरफ बड़ी तेजी से दौड़ रहा होता है। च्यून अपने मन के अंदर बोलता है कि मैं यहाँ पर वक्त से पहले पहुंच गया। 2 दिन तक लगातार दौड़ना ये वर्थ इट था कि तभी च्यून को वहाँ पर कुछ महसूस होता है। च्यून वहीं पर एक पेड़ की डाल के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। च्यून वहाँ पर उस ब्रांच के ऊपर खड़े होते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि मैं यहाँ से बहुत ही सारे लोगों की प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा हूँ। और वहीं पर हमें नीचे एक कारवा को जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही ज्यादा लोग डिमोनिक कल्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वहीं पर उस कारवा के अंदर सब लोग एक रेड कलर के फ्लैग को पकड़े हुए होते हैं जिसके अंदर एक गोल्डन कलर का ड्रैगन इम्प्रिंट था। च्यून उस फ्लैग को देखकर तुरंत ही समझ जाता है कि ये लोग रॉयल फैमिली से हैं। च्यून बोलता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। मैंने सुना था कि ये लोग जियांगू से अलग हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं ये रॉयल फैमिली के लोग मार्शल आर्ट्स को क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बोलते साथ ही वहाँ पर च्यून उन रॉयल फैमिली के गार्ड्स को देख रहा होता है। च्यून ये बोलने के साथ ही वहाँ पर घोड़े के ऊपर सवार 2 लोगों को देखते हुए अपने मन के अंदर बोलता है, बंदा जो सबके सामने से जा रहा है ये शायद इनका कमांडर है जो कि अपने एवोल्यूशनरी रिलम पर है और इसके बगल में वो सुप्रीम पीक पर है। इन दोनों को छोड़कर बाकी के सारे सोल्जर फर्स्ट और सेकंड स्टेज के अर्ली पीक पर हैं। बोलने के बाद च्यून नैनो से जूम इन करने के लिए बोलता है। च्यून से कमांड पाकर नैनो बोलता है कि यूजर के आंखों के अकॉर्डिंग इसे जूम किया जा रहा है। जिसके बाद नैनो उस एवोल्यूशनरी रिलम के कमांडर के ऊपर जूम इन करता है। जूम इन करने के बाद च्यून नैनो की हेल्प से उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। च्यून अपने मन के अंदर बोलता है, ये एक मिड एज का बंदा है, ये मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होने के साथ ही साथ इसके पास वॉर का एक्सपीरियंस भी है। जिसके बाद नैनो उस सुप्रीम पीक वाले सेकंड हैंड कमांडर के ऊपर जूम इन करता है। च्यून अपने मन के अंदर बोलता है, वो एवोल्यूशनरी रिलम वाला बंदा तो मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन ये बंदा ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। इस बंदे के ऑरा को देखकर लग रहा है कि ये बंदा एक ऑफिशियल स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पर ये केवल एक छोटा सा सोल्जर है। इसके बाद हमें वहाँ पर दिखा जाता है कि नैनो ने उस डोली के ऊपर जूम इन किया होता है। इसे क्या बोलते हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इसको डोली बोले दे रहा हूँ। च्यून अपने मन के अंदर बोलता है, लेकिन ये लोग जिसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस डोली के अंदर, बंदा उस इंसान ने जरा सा भी मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस नहीं किया है। मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार ये कौन होगा। जिसके बाद हमें मेन हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है और उसी एंट्रेंस गेट के वॉल के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा उसी वॉल से खड़े होकर बाहर को देख रहा होता है। वो बंदा कोई और नहीं, सीक्रेट फैंटम सेक्स से हेवनली डिमोनिक डिवाइन कल्ट के 7th एल्डर हुआंग यी होते हैं, जो कि परेशान होते हुए अपने नाखून को चबा रहे होते हैं कि तभी एल्डर हुआंग यी के पीछे एक टॉर्नेडो सा होता है और वहाँ पर उसी टॉर्नेडो के साथ एक बंदे की एंट्री होती है जो कि एल्डर हुआंग से बोलता है, क्या हुआ एल्डर हुआंग, क्या डीमन लॉर्ड अभी तक नहीं आए? ये बंदा हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट का ग्रेट गार्डियन है जिसका नाम मालाग्यूम है। ग्रेट गार्डियन की बात सुनकर एल्डर हुआंग बोलते हैं कि नहीं, डीमन लॉर्ड अभी तक नहीं पहुंचे और यही चीज मुझे और भी ज्यादा परेशान कर रही है क्योंकि रॉयल फैमिली के लोग बहुत ही जल्दी यहाँ तक पहुंच जाएंगे।
एल्डर हुआंग ये बोल ही रहे होते हैं कि तभी ग्रेट गार्डियन को कुछ महसूस होता है। ग्रेट गार्डियन जब अपनी पावर्स को यूज करते हुए सामने को देखते हैं तो वो पाते हैं कि कोई बंदा बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। ग्रेट गार्डियन अपने मन के अंदर बोलते हैं कि कोई बंदा हमारी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और ये बंदा इतना ज्यादा फास्ट है कि मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार ये है कौन। इसका मतलब स्किल्स के मामले में ये बंदा मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। अब ग्रेट गार्डियन ये देख कर कि कोई बंदा उनकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है जो कि उनसे ज्यादा पावरफुल है, वो अपने स्टेंस ले लेते हैं फाइट करने के लिए। ग्रेट गार्डियन एल्डर हुआंग से बोलते हैं कि एल्डर हुआंग मुझे लगता है कि हमें अटैक के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। जिस पे एल्डर हुआंग कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं कि अटैक किस तरीके का अटैक, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। ग्रेट गार्डियन एल्डर हुआंग से बोलते हैं कि उस तरफ देखो। ग्रेट गार्डियन की बात सुनकर एल्डर हुआंग उस तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आखिरकार तुम मुझे क्या दिखाना चाह रहे हो। लेकिन जब एल्डर हुआंग उस तरफ देखते हैं तो एल्डर हुआंग को केवल हवा से उड़ती हुई पत्तियां ही दिख रही होती हैं। लेकिन जब एल्डर हुआंग ध्यान से देखते हैं तो उन्हें केवल एक टेढ़ी मेढ़ी रे दिखाई पड़ती है जो किसी के बहुत ही ज्यादा फास्ट दौड़ने से वहां पर बनी है। एल्डर हुआंग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एल्डर हुआंग बोलते हैं ये बंदा इतनी ज्यादा फास्ट से मूव कर रहा है कि मैं इसे बिना कंसंट्रेशन के देख ही नहीं पा रहा हूँ। आखिर में ये है क्या चीज। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि च्यून अकेले ही दौड़ते हुए हेवनली डिमोनिक कल्ट के लिए निकल गया था और वो 2 दिन के अंदर ही अंदर हेवनली डिमोनिक कल्ट तक पहुंच भी गया था। इसके बाद जब च्यून हेवनली डिमोनिक कल्ट के करीब पहुंचता है तब वहां पर ग्रेट गार्डियन और एल्डर हुआंग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस वक्त उनकी पावर्स और उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी पिछले टाइम से। अब आगे अपने तरफ उस बंदे को इतनी तेज ज्यादा देख एल्डर हुआंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एल्डर हुआंग बोलते हैं ये बंदा इतना ज्यादा तेज है कि बिना कॉन्सेंट्रेट करे मैं इसे देख ही नहीं पा रहा हूँ, आखिरकार ये है क्या चीज। जिस पे ग्रेट गार्डियन एल्डर हुआंग से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हमें बैरियर को ओपन करना होगा। ग्रेट गार्डियन की बात सुनकर एल्डर हुआंग बैरियर को ओपन करने चाह ही रहे होते हैं कि तभी ग्रेट गार्डियन एल्डर हुआंग को रोक देते हैं। ग्रेट गार्डियन को वहां पर कुछ महसूस हुआ था। ग्रेट गार्डियन अपने वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए एल्डर हुआंग से बोलते हैं ये प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है, ये तो डीमन लॉर्ड की प्रेजेंस है। और इस तरफ हमें च्यून को दिखाया जाता है जो लगातार फोर्ट्रेस वॉल की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा होता है। एल्डर हुआंग ये जानकर कि वो पर्सन जो हमारी तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है वो पर्सन कोई और नहीं डीमन लॉर्ड है, वो हैरान हो जाते हैं। एल्डर हुआंग अपने मन के अंदर बोलते हैं कि अगर जो ग्रेट गार्डियन ने मुझे यहाँ पर बैरियर बनाने से रोका ना होता तो मैंने यहाँ पर कांड कर दिया था, लेकिन ये अच्छा होता है कि डीमन लॉर्ड फोर्ट्रेस के किसी और गेट की तरफ से आते हैं। आखिरकार ये करना क्या चाहते हैं क्योंकि फोर्ट्रेस वॉल और फॉरेस्ट के बीच में 400 मीटर के गैप के अंदर कोई भी फॉरेस्ट नहीं है, वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी मदद से डीमन लॉर्ड अपने आप को छिपा पाए। डीमन लॉर्ड को अपने आप को दिखाना ही होगा। अगर जो तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है तो इसका मतलब तुम लोगों ने पिछला एपिसोड ध्यान से देखा नहीं था, तो जाओ पहले उसको देखो। मैंने बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और इस तरफ हमें च्यून को दिखाया जाता है जो बिना हेजिटेशन के फोर्ट्रेस वॉल की तरफ बढ़ रहा होता है और च्यून फॉरेस्ट के इन होने से पहले ही वहाँ पर अपने वाइट स्टेप को यूज करता है और हवाई के अंदर एकदम से पुश लेता है जिसकी वजह से च्यून वहाँ से गायब भी हो जाता है। और इस तरफ ग्रेट गार्डियन के गोटे मुंह के अंदर आ रहे थे कि अगर जो डीमन लॉर्ड यहाँ पर अपने आप को एक्सपोज कर दिए तो यहाँ पर सब कुछ बिगड़ जाएगा। ग्रेट गार्डियन अपने मन के अंदर बोलते हैं कि आखिरकार ये डीमन लॉर्ड करना क्या चाह रहे हैं। और यहीं से सीन चेंज होकर च्यून पर आता है जो अपनी वाइट स्टेप को यूज करते हुए आसमान के अंदर बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर आ गया था। यहाँ से पूरा का पूरा हेवनली डिमोनिक कल्ट दिख रहा था और इस तरफ च्यून को वाइट स्टेप को यूज करता देख एल्डर हुआंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एल्डर हुआंग अपने मन के अंदर बोलते हैं कुछ भी कहो इसके ऊपर यकीन करना नामुमकिन है, ये वाइट स्टेप है। ग्रेट गार्डियन अपने मन के अंदर बोलते हैं कि डीमन लॉर्ड जिस कुंगोंग टेक्निक को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, कहा जाता है कि ये कुंगोंग टेक्निक सारी कुंगोंग टेक्निक केवल स्टेज पर है, मतलब कि एकदम टॉप लेवल की टेक्निक है। ग्रेट गार्डियन ने यहाँ पर अभी कुंगोंग टेक्निक के बारे में बोला है तो मैं इसके बारे में तुम लोगों को बता देता हूँ। कुंगोंग टेक्निक एक तरीके से मूवमेंट टेक्निक और फुटवर्क टेक्निक का एक मिक्सचर होती है जिसकी वजह से इंसान की स्पीड उसकी बॉडी पोटेंशियल के मैक्स लेवल तक पहुंच जाती है। चीज के बारे में पूरे मांगा के अंदर कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, मैं यहाँ पर केवल अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, शायद मैं गलत हूँ तो मुझे माफ कर देना। ग्रेट गार्डियन अपने मन के अंदर बोलते हैं कि केवल 1 महीने के अंदर डीमन लॉर्ड मुझसे 1 रेलम हायर जा चुके हैं। और इस तरफ च्यून अपनी ब्लेड को पकड़ता है जिसके बाद वो उसके ऊपर अपनी की कंट्रोलिंग को यूज करते हुए उसे थ्रो करता है, जिसके बाद उसी के ऊपर खड़ा होकर वो वहां से बड़ी तेजी से फोर्ट्रेस वॉल की तरफ बढ़ जाता है। च्यून को ब्लेड फ्लाइट टेक्निक को यूज करता देख दोनों एल्डर के पसीने छूट जाते हैं। ब्लेड फ्लाइट टेक्निक, वाइट स्टेप के बाद ब्लेड फ्लाइट टेक्निक, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। दोनों लोग अपने मन के अंदर ये चीज बोलकर च्यून को जाते हुए देख रहे होते हैं। एल्डर हुआंग च्यून को देखते हुए अपनी वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए ग्रेट गार्डियन से बोलते हैं ग्रेट गार्डियन आपको क्या लगता है कि बाहर ऐसा क्या हुआ होगा कि डीमन लॉर्ड इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। इसके जवाब में ग्रेट गार्डियन बोलते हैं कि मैं भी तुमसे यही चीज पूछने वाला था। तुरंत ही बाद ग्रेट गार्डियन च्यून की तरफ दौड़ते हुए अपनी वॉइस ट्रांसमिशन के अंदर एल्डर हुआंग से बोलते हैं एल्डर हुआंग हम लोगों के पास जरा सा भी टाइम नहीं है, इसीलिए जल्दी से डीमन लॉर्ड के पीछे चलिए। और इस तरफ हमें च्यून को दिखाया जाता है जो अपनी ब्लेड फ्लोटिंग टेक्निक को यूज करते हुए बड़ी आराम से उड़ते हुए हेवनली डिमोनिक कल्ट के अंदर एंटर कर गया था।
था कि तभी वहाँ पर च्यून को कुछ महसूस होता है। च्यून अपनी नजरें घुमाकर जब पीछे को देखता है तो वहाँ पर वो पाता है कि ग्रेट गार्डियन और एल्डर हुआंग उसके पीछे आ रहे हैं। अब कल्ट के एक एल्डर और एक गार्डियन को अपने पीछे आता देख च्यून अपनी ब्लेड फ्लोटिंग टेक्निक को डिसमिस कर देता है और वहीं से नीचे को जंप लगा देता है। च्यून को नीचे जाता देख ग्रेट गार्डियन एल्डर हुआंग से बोलते हैं, डीमन लॉर्ड नीचे जाते हुए इनर कासल की तरफ जा रहे हैं, जल्दी से उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुंचो। और वो लोग वहाँ से बड़ी तेजी से मूव करते हुए च्यून के पास पहुंच भी जाते हैं, जो कि गार्डन के अंदर खड़ा था। ग्रेट गार्डियन और एल्डर हुआंग वहाँ पर पहुंचते साथ ही च्यून के सामने नील करते हुए च्यून को ग्रीट करते हैं। और च्यून डिमोनिक कल्ट का डीमन लॉर्ड होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा कैजुअल तरीके से उन दोनों लोगों से बोलता है कि तुम लोग कैसे हो, जिसके जवाब में ग्रेट गार्डियन च्यून से बोलते हैं कि ऑफ कोर्स हम लोग तो अच्छे हैं, लेकिन मुझे माफ कर दीजिएगा बीच में बोलने के लिए डीमन लॉर्ड, लेकिन हमारे पास जरा सा भी टाइम नहीं है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा रॉयल फैमिली के गेस्ट को ग्रीट करने के लिए। इसके जवाब में च्यून वहाँ पर अपनी मुंडी को हाँ में हिला देता है और यहीं से सीन चेंज होकर इनर कासल पर आता है, जहाँ पर हमें मोग्यू के फादर को दिखाया जाता है। और जल्दी से तुम लोग इस एल्डर का नाम कमेंट के अंदर लिख दो, जिस बंदे का जवाब सही होगा उसको मैं शाउट आउट दूंगा। चलिए बकवास छोड़कर टॉपिक पर आते हैं और यहीं से हमें गेट खुलने की आवाज आती है, क्योंकि इनर कासल के अंदर किसी ने एंट्री ली होती है, जो कि कोई और नहीं च्यून होता है। च्यून ने वहाँ पर सारे के सारे एल्डर के साथ बड़ी धांसू तरीके से कासल के अंदर एंट्री ली होती है। च्यून की वहाँ पर इनर कासल के अंदर एंट्री लेते साथ ही मोग्यू के फादर नील करते हुए च्यून को वहाँ पर ग्रीट करते हैं। ये हेवनली डिमोनिक डिवाइन कल्ट के थर्ड एल्डर हैं, डिमोनिक ड्रैगन पाल्म सेक्ट से हैं। तो चलो तुम लोगों को अब इसे पहचानने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, इसलिए मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, जल्दी से कमेंट्स करो। थर्ड एल्डर के वहाँ पर ग्रीट करते साथ ही सारे के सारे एल्डर च्यून को ग्रीट करने लगते हैं। उन सारे एल्डर्स को ग्रीट करता देख च्यून उन एल्डर से बोलता है कि उसकी प्रेजेंस में ना होने के बाद भी कल्ट को इस तरीके से लीड करने के लिए आप लोगों का बहुत ही बहुत शुक्रिया। च्यून बोलता है कि रॉयल पैलेस के लोग यहाँ पर पहुंचते ही होंगे, इसलिए जितने भी एल्डर यहाँ पर बचे हैं और सारी की सारी 6 स्वॉर्ड ट्रुप्स मुझे फॉलो करते हुए नॉर्थ गेट तक पहुंचे। 6 स्वॉर्ड ट्रुप के बारे में अगर जो तुम लोगों को नहीं मालूम तो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। इस 6 स्वॉर्ड ट्रुप को च्यून ने अपने अकेडमी के अंदर फॉर्म किया था, जो कि च्यून की सबसे पहली आर्मी थी। के अंदर हमारी मोग्यू भी एक स्वॉर्ड का टाइटल होल्ड करती है। और यहीं से सीन चेंज होकर नॉर्थ गेट के फोर्ट्रेस वॉल पर आता है, जहाँ पर सारे के सारे कल्ट के मेंबर्स वहाँ पर रॉयल पैलेस के लोगों का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर जमीन हिलना चालू कर देती है। ये जमीन का हिलना इस बात का संकेत था कि रॉयल पैलेस के लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और वहीं से थोड़ी दूर पर हमें रॉयल फैमिली के फ्लैग को दिखाया जाता है, जिसके थोड़ी देर के बाद पूरे के पूरे रॉयल पैलेस का कारवा कल्ट के अंदर एंट्री ले लेता है। वहीं पर हमें उन्हीं के सामने उनके जनरल को दिखाया जाता है। जनरल की पावर्स को सेंस करते हुए ग्रेट गार्डियन अपने मन के अंदर बोलते हैं कि देखने से लग रहा है कि ये स्कॉट वॉरियर अपने एवोल्यूशनरी रेलम पर है। ग्रेट गार्डियन का ये बोलना ही होता है कि तभी वो जनरल अपने घोड़े को वहीं पर रोक देता है और बड़ी जोरों से चीखते हुए अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि ग्रेट मिंग एम्पायर के सिटीजन, मैं ग्रेट मिंग एम्पायर का साउथर्न मिलिट्री जनरल योन नामगुन हूँ। एल्डर हुआन उस बंदे की पोस्ट को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एल्डर हुआन अपने वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए च्यून से बोलते हैं कि डीमन लॉर्ड, ये एक एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड है। अब ये एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड क्या है, इसके बारे में तुम लोगों को मैं थोड़ा कुछ बता देता हूँ। एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड ग्रेट मिंग एम्पायर की सीक्रेट फोर्स है, जो डायरेक्ट एम्पायर को सर्व करती है। और ये जो साउथर्न मिलिट्री जनरल है वो एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड्स का सेकंड हेड है। ये नॉर्थर्न मिलिट्री जनरल के अंदर एक हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल है। एल्डर हुआन के मुंह से यह सुनकर कि यह बंदा एक एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड है, च्यून हैरान हो जाता है। च्यून अपने मन के अंदर बोलता है, आखिरकार इस कैरेज के अंदर कौन ऐसा बंदा है जिसे ऐसा एक हायर रैंक का ऑफिशियल गार्ड कर रहा है। च्यून का ये बोलना ही था कि तभी वो कैरेज का गेट खुल जाता है और उस कैरेज को खुलता देख च्यून के फेस के एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो जाते हैं। और वहीं पर उस कैरेज के अंदर से कोई बंदा एक प्लेट के अंदर एक स्क्रोल को लेकर बाहर आ रहा होता है और वहीं पर उसके सामने साउथर्न मिलिट्री जनरल अपने घुटनों पर होता है। वो जनरल जब अपने पीछे घूम कर देखता है तो वहाँ पर सारे के सारे एल्डर बिना किसी रिएक्शन के वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। वो जनरल चीखते हुए सारे एल्डर से बोलता है कि तुम अहंकारी लोगो, जल्दी से अपने घुटनों पर आओ और इंपीरियल डिग्री के कमांड को सुनो। जनरल की ये बात सुनकर कि वो उन्हें इंपीरियल डिग्री के सामने झुकने के लिए बोल रहा है, डेमोनिक कल्ट के सारे एल्डर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से भरी नजरों से देखते हैं। अब उन एल्डर्स को अपनी तरफ इस तरीके से घूरता देख वो जनरल बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है। वो जनरल अपने मन के अंदर बोलता है, मैंने ये कभी सोच कर चला ही नहीं था कि डेमोनिक कल्ट के लोग चीज़ों को इतनी ज़्यादा आसानी से मान जाएंगे, लेकिन मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग मुझे इस तरीके का कोल्ड रिएक्शन देंगे। अब उन लोगों को अपनी तरफ इस तरीके से घूरता देख वो जनरल गुस्से में आ जाता है। वो जनरल बोलता है कि तुम लोग, कि तभी वहाँ पर उसे वॉइस ट्रांसमिशन के द्वारा कोई रुकने के लिए बोलता है। वो बंदा बोलता है कि ये ठीक है, इससे आगे का मैं देख लूंगा। कि तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो प्रॉपर तरीके से उस कैरेज से बाहर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक मोटा सा भद्दा सा मिड एज का बंदा होता है, जो कि बोलता है कि मैं ग्रेट मिंग एम्पायर के एम्पायर के ऑर्डर के ऊपर यहाँ पर आया हूँ, मैं जू ताएग्यूम हूँ, ग्रेट मिंग एम्पायर का प्रिंस। उस बंदे के ये बोलने के बाद वहाँ पर केवल एक सन्नाटा सा घूमता है और इस चुप्पी को तोड़ते हुए वहाँ पर हमें डेमोनिक कल्ट के कुछ लोग बात करते हुए बोलते हैं, क्या ये एम्परर का बेटा क्रॉन प्रिंस है? और इस तरफ एल्डर हुआन अपने मन के अंदर सोचते हुए बोलते हैं, क्योंकि इसे एक एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड एस्कॉर्ट कर रहा है, लेकिन ये सोचना भी कि ये बंदा क्रॉन प्रिंस है, ये मुझे अंदर से हिला रहा है। और इस तरफ ये देख कर कि क्रॉन प्रिंस उन लोगों के सामने है, वो अभी भी सीधे खड़े हैं, ये जानकर क्रॉन प्रिंस गुस्से में अपने दांत को भींचते हुए बोलता है, क्या तुम छोटे मोटे बारबेरियंस, ना तुम लोगों ने यहाँ पर एम्परर की डिग्री के सामने यहाँ पर झुकने से मना कर दिया। इवन दो मैं तुम लोगों के सामने खुद आ गया हूँ, तभी भी तुम लोग अपने सर को ऊंचा रखने की हिम्मत कैसे रख सकते हो? और इस तरफ च्यून
शांति से क्रॉन प्रिंस की ये सारी बकवास को सुन रहा होता है कि तभी वो क्रॉन प्रिंस अपनी उंगली को उठाते हुए च्यून की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि तुम हिमालय डिमोनिक कल्ट के लॉर्ड हो। और इस तरफ वो क्रॉन प्रिंस अपने मन के अंदर बोल रहा होता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये बंदा यंग है, लेकिन किसने सोचा था कि ये एक बच्चा निकलेगा। और अगर जो इस चीज़ को कंसीडर किया जाए, इस बंदे के पास से मैं ज़रा सा भी एनर्जी फ्लो को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मार्शल आर्टिस्ट तो छोड़ो, ये तो एक आम सा बंदा है। जिसके बाद वो क्रॉन प्रिंस और भी ज़्यादा बोलना चालू कर देता है। क्रॉन प्रिंस बोलता है कि जिस तरीके से एक नदी का पानी ऊपर से साफ होता है, उसी तरीके से वो नीचे से साफ होता है। सेंस यहाँ पर कल्ट लॉर्ड ही किसी के लिए एग्जाम्पल नहीं बन रहा है, ठीक उसी तरीके से उसके अंडरलिंग भी उसे फॉलो कर रहे हैं। मोटू भैया, तुम जानते नहीं हो तुम आखिरकार किस बंदे से पंगा ले रहे हो। पूरे रॉयल पैलेस को अकेले वो बंदा खत्म करने का पोटेंशियल रखता है। सीन की स्टार्टिंग होती है और हमें क्रॉन प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि च्यून से बोलता है, तुम इनसिग्निफिकेंट लोग जल्दी से अपने घुटनों पर आकर हिज मैजेस्टी की डिग्री के सामने अपना सर झुकाओ। और इस तरफ क्रॉन प्रिंस की ये सारी बकवास सुनकर सारे एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। सारे एल्डर गुस्से में अपनी मुट्ठी को भींचते हुए अपने मन के अंदर बोलते हैं, इसकी हिम्मत तो देखो, ये हमारे कल्ट के हेवन को इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इस तरफ च्यून भी क्रॉन प्रिंस की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। क्रॉन प्रिंस की ये सारी बातें सुनकर च्यून वहाँ पर एक डेविलियस सलूक देता है, जिसके साथ ही पीछे खड़े सारे एल्डर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करना चालू कर देते हैं। वो किलिंग इंटेंट इतना ज्यादा फेरोशियस था कि पीछे खड़े सारे के सारे रॉयल फैमिली के गार्ड्स के घोड़े काबू होने लगते हैं। और इस तरफ डिमोनिक कल्ट के सारे एल्डर्स को क्रॉन प्रिंस के सामने अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता देख जनरल गुस्से में एल्डर्स से बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई क्रॉन प्रिंस की हिज मैजेस्टी की डिग्री को यहाँ पर लेकर आए हैं उनके सामने किलिंग इंटेंट को अपने रिलीज करने की। क्या तुम लोग हमारे ग्रेट मिंग एम्पायर के खिलाफ जाना चाहते हो? और इस तरफ क्रॉन प्रिंस हंसते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि तुम इनसिग्निफिकेंट लोग, तुम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। भले ही डिमोनिक कल्ट हो, लेकिन फिर भी तुम लोग हमारे ग्रेट मिंग एम्पायर की आर्मी से हेड ऑन फाइट नहीं ले सकते, जिसके अंदर मिलियंस की तादाद में इंपीरियल सोल्जर हैं। इस तरफ च्यून के पीछे थर्ड एल्डर अपने घुटनों पर आते हुए अपनी वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए च्यून से बोलते हैं कि माय लॉर्ड, ये ज़ू ताएग्यू करंट एम्परर का दूसरा बेटा है। मैं नहीं जानता कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ हम बात कर सकते हैं, लेकिन माय लॉर्ड, अगर जो आपकी इजाजत हो तो आपका ये लोली सबॉर्डिनेट थोड़ी देर के लिए इनसे बात करना चाहेगा। इस पे च्यून भी उन्हें वॉइस ट्रांसमिशन द्वारा अलाउ कर देता है। च्यून से ऑर्डर पाकर थर्ड एल्डर क्रॉन प्रिंस के सामने जाने लगते हैं। और इस तरफ क्रॉन प्रिंस थर्ड एल्डर को अपने सामने आता देख और भी ज्यादा स्माइल करते हुए अपने मन के अंदर बोलता है, सेंस इतना ज्यादा कुछ करने के बाद कल्ट लीडर खुद अपने सामने ना आकर अपने सबॉर्डिनेट को भेज रहा है, इसका मतलब ये कल्ट लीडर कोई बहुत बड़ी वाली तोप नहीं है। तभी क्रॉन प्रिंस के चेहरे पर सडन एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। थर्ड एल्डर क्रॉन प्रिंस के सामने अपनी पाल्म और फीस्ट को जोड़ते हुए क्रॉन प्रिंस को ग्रीट करता है। थर्ड एल्डर क्रॉन प्रिंस से बोलता है कि द ग्रेट मिंग एम्पायर के क्रॉन प्रिंस, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। ये देखकर कि एल्डर मून बिना झुके क्रॉन प्रिंस को ग्रीट कर रहे हैं, क्रॉन प्रिंस के सारे सबॉर्डिनेट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हिज हाइनेस के सामने अपना सर उठाकर उन्हें ग्रीट करने की? यहाँ पर तुम अपने घुटनों पर नहीं आने वाले। क्रॉन प्रिंस के सोल्जर्स का ये बोलना ही था कि तभी उनके ऊपर एक इमेंस सा प्रेशर पड़ने लगता है। मैं यहाँ पर सोल्जर और सबॉर्डिनेट बोल रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। खैर, उनका ये बोलना ही था कि तभी उनके ऊपर एक इमेंस सा प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे वो लोग अपने घुटनों से ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। ये इतनी ज्यादा खतरनाक कि गुस्से में एल्डर मून रिलीज कर रहे थे। एल्डर मून की इतनी ज्यादा खतरनाकी को देखकर जनरल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जनरल अपने मन के अंदर बोलता है, इस बूढ़े आदमी के पास से जो की इमिट हो रही है ये इतनी ज्यादा है कि मैं अपने मुंह को तक नहीं खोल पा रहा हूँ। और इस तरफ एल्डर मून अपनी की को रिलीज करते हुए क्रॉन प्रिंस से बोलते हैं कि हिज मैजेस्टी, हम डिमोनिक डिवाइन कल्ट के लोग केवल अपने लॉर्ड के सामने झुकते हैं, जो कि हमारे लिए हेवंस के समान है। उनको छोड़कर हम लोग यहाँ पर और किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाते। एल्डर मून की ये बात सुनकर क्रॉन प्रिंस गुस्से के अंदर अपने दांत को बीजने लगता है। एल्डर मून बोलते हैं कि हम डिमोनिक कल्ट के लोगों ने ऑफिशियली ग्रेट मिंग एम्पायर के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट को साइन किया है। इसकी वजह से तुम्हारा ग्रेट मिंग एम्पायर और हमारा हेवनली डिमोनिक कल्ट दोनों एक ही बराबर पर आते हैं। और वैसे भी जब फाउंडिंग एम्पायर ग्रेट मिंग एम्पायर को बना रहे थे तो उन्होंने हमारे कल्ट से मदद ली थी, जिसके बाद गवर्नमेंट और मुरिम ने डिसाइड किया था कि वो लोग नॉन एग्रेशन पैक्ट को साइन करेंगे। आखिरकार आप कौन से बेसिस पे हमें आपके सामने झुकने के लिए बोल रहे हैं? ये सुनकर क्रॉन प्रिंस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। क्रॉन प्रिंस बोलता है कि तुम इनसिग्निफिकेंट सब्जेक्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस क्रॉन प्रिंस को, द ग्रेट मिंग एम्पायर के क्रॉन प्रिंस को लेक्चर देने की? यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब प्रजा होता है, मतलब कि कॉमन पर्सन जिसके पास कोई ज्यादा अथॉरिटी ना हो। एल्डर मून की बात सुनकर क्रॉन प्रिंस गुस्से में अपने गार्ड से बोलते हैं कि तुम एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म के गार्ड सब लोग मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? जल्दी से मेरे सामने इस बुड्ढे को इसकी घुटनों पर लेकर आओ। क्रॉन प्रिंस से ऑर्डर पाकर कुछ एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड एल्डर मून की तरफ अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बढ़ने लगते हैं। कुछ गार्ड अपनी स्वॉर्ड लेकर एल्डर मून के ऊपर अटैक कर देते हैं कि तभी एल्डर मून वहां से बड़ी तेजी से गायब हो जाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एल्डर मून ने केवल अपने हाथी को यूज करते हुए उन सारे गार्ड्स की स्वॉर्ड को तोड़ते हुए उन लोगों को घायल कर दिया था। एल्डर मून की इस तरीके की पावर्स को देखकर जनरल अपने मन के अंदर बोलते हैं कि इस बंदे ने केवल अपनी इनहैंस की को यूज करते हुए सारी की सारी स्वॉर्ड्स को तोड़ दिया। जैसा कि मैंने पहले ही एक्सपेक्ट किया था, ये बुढ़ा कोई मामूली सा बुढ़ा नहीं है। जनरल ये देख कर कि उनके लोग हार रहे हैं, जनरल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। जनरल अपने सबॉर्डिनेट से बोलते हैं, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? वो केवल अकेले
अकेला है। आज अगर जो तुम लोगों ने उस बुढ़े को घुटनों पर नहीं लेकर आए तो मैं अपने हाथों से तुम लोगों का सर काटूंगा। और इस तरफ हमें एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड्स का सीन दिखाया जाता है जो एल्डर मून की पावर्स को विटनेस कर थरथरा कर कांप रहे थे। लेकिन अपने जनरल की ये बात सुनकर वो सारे लोग अपनी स्वॉर्ड के ऊपर अपनी ग्रिप को बढ़ा लेते हैं और फिर से एल्डर मून को घेर कर उनके ऊपर अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एल्डर मून भी वहां से बड़ी तेजी से मूव करते हुए अपने एक हाथ की 2 उंगलियों के अंदर अपनी इनहैंस की को रिलीज करते हुए सारे एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड्स के ऊपर अपनी 2 उंगलियों से अटैक करते हुए आगे को निकल जाते हैं। ये देखते हुए क्राउन प्रिंस के गोटे उसके मुंह के अंदर आ जाते हैं। क्राउन प्रिंस अपने मन के अंदर बोलता है, नामुमकिन, आखिरकार ये बंदा इतनी आसानी से एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड्स को कैसे हरा सकता है जिन्होंने इंपीरियल मार्शल आर्ट्स को सीख रखा है। क्राउन प्रिंस एल्डरमून के ऊपर अटैक करने के लिए अपने कुछ और एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड्स को भेजते हुए कहता है, जल्दी से इसे घेर लो, ये बुढ़ा कोई मामूली सा इंसान नहीं है। तभी सारे के सारे एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड्स जो एल्डरमून के ऊपर अटैक करने के लिए गए थे सारे के सारे उड़ते हुए क्राउन प्रिंस के बगल से होते हुए जाते हैं और उन गार्ड्स की खून की छींटे क्राउन प्रिंस के मुंह के ऊपर पड़ते हैं। क्राउन प्रिंस घबराते हुए अपने मन के अंदर बोलता है, आखिरकार इस धरती पर चल क्या रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड खून में लथपथ होकर क्राउन प्रिंस के आसपास आकर गिर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि आसमान से लाशों की बारिश हो रही हो। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जिसने एक एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड की छाती के ऊपर अपने पैर को देख कर मारा होता है। वो बंदा कोई और नहीं 6 शॉट ट्रूप में से एक शॉट गु वांग हुल था जो कि अपनी ट्रूप के साथ वहां पर खड़ा था। सॉरी, मैंने पिछले किसी एपिसोड में इसका नाम किसी लड़की को दे दिया था। इसका नाम गु वांग हुल है और वो लड़की जब भी सीरीज के अंदर आएगी तो मैं उसका नाम तुम्हें लोगों को बता दूंगा। खैर, इसे छोड़कर हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। गु वांग हुल जनरल की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या यहाँ पर और कोई भी है जो फाइट करना चाहता है। वांग हुल और उसके सबऑर्डिनेट्स को देखकर जनरल अपने गार्ड से बोलता है कि जल्दी से हिज हाइनेस को प्रोटेक्ट करो। जनरल का ये बोलना है ताकि तभी सारे के सारे सोल्जर्स अपनी शील्ड को लेकर सामने आ जाते हैं और उन्हें आपस में जोड़ते हुए क्राउन प्रिंस को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और इस तरफ क्राउन प्रिंस ये देखकर स्माइल करते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि तुम हरामजादो, तुमने ये खुद अपने मन से किया है। क्राउन प्रिंस ये सोच ही रहा होता है कि तभी सामने से आवाज आती है कि तुम कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहे हो। क्राउन प्रिंस जब अपनी मुंडी उठाकर सामने की तरफ देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और वहीं पर हमें क्राउन प्रिंस के सामने खड़े च्यून को दिखाया जाता है जो एक्सप्रेशन लेस होकर लगातार क्राउन प्रिंस को घूरे जा रहा होता है। च्यून को अपने सामने देखकर क्राउन प्रिंस घबरा जाता है और उसी घबराहट में वो च्यून के ऊपर अटैक करते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि आखिरकार ये बंदा एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड्स को ब्रेक थ्रू कर अंदर कब आया। ये बोलते साथ ही क्राउन प्रिंस च्यून के सीने के अंदर अपने हाथ को धंसा देता है जिसकी वजह से वहां पर खून ही खून हो जाता है। च्यून के ऊपर अटैक करने के बाद क्राउन प्रिंस एक डेविलियस सी स्माइल देते हुए अपने मन के अंदर बोलता है, ये खून, ये तुम्हारे दिल के अंदर का खून, महसूस करो अपने इस गर्म खून को। क्राउन प्रिंस ये बोल ही रहा होता है कि एकदम से क्राउन प्रिंस दर्द में चीखते हुए अपने घुटनों पर आ जाता है और यहीं पर हमें क्राउन प्रिंस के हाथ को दिखाया जाता है जो हवा में फ्लोट करते हुए जमीन पर जाकर गिरता है। और वो हवा में फ्लोट कर रहा ब्लड च्यून का नहीं, क्राउन प्रिंस ही का था। क्राउन प्रिंस दर्द में अपने कटे हुए हाथ को पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है और गुस्से में अपने कटे हुए हाथ को देखकर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये बोलते हुए वो च्यून के ऊपर अपने लेफ्ट हैंड से अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन अब की बार च्यून अपनी इनहैंस की को यूज करते हुए उसके शोल्डर ही से उसके हाथ को काट देता है और उसका दूसरा हाथ भी उड़ते हुए जाकर जमीन पर गिरता है। क्राउन प्रिंस का दूसरा हाथ कटने की वजह से वो दर्द के मारे जमीन पर गिर जाता है और चीखना चालू कर देता है। उसको दर्द के मारे चीखता देख च्यून क्राउन प्रिंस से बोलता है कि चीजों को एक्सैजरेट करना बंद करो, मतलब कि चीजों को और भी ज्यादा बढ़ाना बंद करो। ये बोलने के बाद च्यून क्राउन प्रिंस को उसके सर से पकड़ लेता है जिसके बाद वो उसे खींचते हुए हवा के अंदर अपने एक ही हाथ से उठाकर टांग देता है। च्यून को इतने भारी भरकम आदमी को एक ही हाथ से उठाता देख सारे के सारे एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन ये बंदा अभी तक सुधरा नहीं होता है। च्यून की ग्रिप के अंदर होने के बाद भी वो च्यून को धमकी देते हुए बोलता है, हरामजादे, क्या तुझको पता भी है कि आखिरकार तू कर क्या रहा है? तुम्हें पता भी है तुम्हारे ये करने के बाद डिमोनिक कल्ट और इंपीरियल फैमिली के बीच का रिलेशनशिप। क्राउन प्रिंस ये बोल ही रहा होता है कि तभी च्यून उसे बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलता है, किसी बंदे के लिए जो अपने आप को क्राउन प्रिंस बोलता है उसके लिए तुम कुछ ज्यादा ही बात करते हो। बोलते साथ ही च्यून अपने उसी हाथ को झटकते हुए क्राउन प्रिंस को एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड्स की तरफ फेंक देता है और एम्बॉर्डर्ड यूनिफॉर्म गार्ड से वो लड़ते हुए क्राउन प्रिंस फॉर्मेशन से बाहर जाकर गिरता है। और जिस जगह पर क्राउन प्रिंस जाकर गिरता है उस जगह पर सारे के सारे डिमोनिक कल्ट्स के एल्डर खड़े हुए होते हैं और अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहे होते हैं। लेकिन ये चमड़ी साला अभी भी सुधरता नहीं है। वो अपना सर घुमाते हुए पीछे खड़े च्यून से बोलता है, कल्ट लीडर, तुम्हें क्या लगता है कि इस हाइनेस को इस तरीके से घायल करने के बाद क्या तुम बच जाओगे? क्राउन प्रिंस की बात सुनकर च्यून स्माइल करने लगता है और बोलता है, हाइनेस, जिसके तुरंत ही बाद वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए बोलता है, क्या तुम अपनी इस बकवास को अभी भी जारी रखना चाहते हो? च्यून के किलिंग इंटेंट को रिलीज होता देख क्राउन प्रिंस बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उस किलिंग इंटेंट को महसूस करने के बाद उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही होती है। और यहीं से सीन चेंज होकर 3 दिन पहले इंपीरियल फैमिली के कारवा पर आता है कि तभी उसी कैरेज के अंदर से आवाज आती है कि साउदर्न मिलिट्री जनरल बाहर है, जिसके जवाब में जनरल बोलता है कि हाँ, हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस मैं बाहर ही हूँ। और यहीं पर हमें उसी कैरेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई
कोई दूसरा ही बंदा बैठा हुआ होता है। वो क्राउन प्रिंस जनरल से पूछता है कि आखिरकार ये जगह किससे बिलोंग करती है, मतलब कि ये जगह किसकी है। जिस पे वो जनरल बोलता है कि ये जगह हमारे ग्रेट मिंग एम्पायर के अंडर आती है। जिस पे क्राउन प्रिंस बोलता है कि तो फिर उन लोगों का क्या जो इस जगह पर रहते हैं। जिस पे जनरल जवाब देते हुए बोलता है कि ये जगह हमारे ग्रेट मिंग एम्पायर के अंदर आती है, इसी हिसाब से इस जगह में रहने वाले लोग भी हमारे ग्रेट मिंग एम्पायर के सब्जेक्ट हैं। जनरल से जवाब पाकर क्राउन प्रिंस गुस्से में बोलता है अगर जो ऐसा है तो वो लोग जो अपने आप को मुरिम के लोग बोलते हैं वो हमारे ग्रेट मिंग एम्पायर को इतनी नीची नजरों से क्यों देखते हैं। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड की एंडिंग होती है। होप करता हूँ गाइस आपको मेरी ये सीरीज पसंद आ रही होगी। और अगर जो तुम, हाँ तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ, अगर जो तुम चाहते हो कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो जल्दी से इस वीडियो के लेफ्ट कॉर्नर में तुमको एक लाइक का बटन दिखेगा, उसको दबा दो और कमेंट में जाकर एक नेक्स्ट एपिसोड लिख दो, जिससे मेरी वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ेगी और व्यूज आएंगे। और तुम लोग जानते हो कि अगर जो व्यूज आएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी नई वीडियो बनाने के लिए और उसे अपलोड करने के लिए। जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और इतना सारा कर रहे हो तो साथ में सब्सक्राइब का भी बटन दबा देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना। तो चलिए इतनी सारी बकवास करने के बाद हम भी आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय।